Hello everyone, welcome to LIMS London Institute of Management and Sciences. This is our sixth lecture. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस विलियम लैंगलैंड. हम लोगों ने पहले इससे जेफरी चौसर को भी डिस्कस किया है. हमने हम लोग जो है बाकी हम एज भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग विलियम लैंगलैंड को डिस्कस करेंगे. कुछ फिगर्स हैं, कुछ लिटरेरी फिगर्स हैं जो कि उस टाइम की आप कह सकते हैं फेमस लिटरेरी फिगर्स थी, जिनको मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आपके लिए जो है वो एक कंसेप्ट हो जाए और आपके लिए ईजी हो जाए कि अगर आपको लैंगलैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट. अगर आपको चौसर से रिलेटेड या उस एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे. अगर हम लैंगले की बात करें, लैंगलैंड या लैंगले आप कह सकते हैं, लैंगले की बात करें तो फेमस पोइट थे 14th सेंचुरी के. लैंगलैंड जो है आप इन्हें लैंगले भी कह सकते हैं, और ये जो थे ये फेमस पोइट थे 14th सेंचुरी के, क्योंकि 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ना, और ये थे पोइट. क्रिटिक्स जो हैं वो इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के लिहाज से जो हैं वो इतने श्योर नहीं है. मीन्स कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जेफरी चौसर जो थे वो एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे. वो एक आप कह सकते हैं एक ऑफिशियल फिगर थे, तो उनकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल था और इजीली हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो गया था. क्रिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी था उनकी लाइफ से रिलेटेड मटेरियल, क्योंकि उनके सब तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद थी, तमाम चीज़ें ईजीली मिल गई थी. लेकिन इसके अलावा जो दूसरे 14th सेंचुरी के जो हैं आप कह सकते हैं जो रिनाउंड फिगर्स हैं, उनसे रिलेटेड इतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है. लेकिन गेसेस हैं और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जो है वो कुछ गेसेस हैं कि हो सकता है ये डेट हो जिस डेट में उनकी बर्थ हुई हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम. ठीक है, इस पर कंफर्मेशन नहीं है. लेकिन आप कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड गेस होता है जो हम लोग लगाते हैं कि हाँ जी शायद इस तरह था, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो. तो इसी तरह से ये गेसेस हैं जो कि क्रिटिक्स ने ही प्रोवाइड किए हैं. तो हम वही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इनकी अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स हमारे पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो कंफर्म मौजूद नहीं है विलियम लैंगलैंड की. ठीक है, तो दो क्रिटिक्स हैं, लेगोइस एंड कज़ेमियन. ये जो हैं इन्होंने लैंगलैंड इनके अकॉर्डिंग जो है वो लैंगलैंड की डेट ऑफ बर्थ जो है और डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ है वो है हर्टफोर्डशायर. प्लेस ऑफ बर्थ है इंग्लैंड में और इन 1330. मीन्स के हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड इन अबाउट का मतलब ये है कि तकरीबन 1330 जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंसीडर की जा सकती है. और ये अकॉर्डिंग टू लेगोइस एंड कज़ेमियन, ये दो क्रिटिक्स हैं, इनके अकॉर्डिंग है. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू लेगोइस एंड कज़ेमियन जो है वो लैंगलैंड की जो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है हर्टफोर्डशायर इन इंग्लैंड और डेट ऑफ बर्थ है 1330 अबाउट 1330 है. ठीक है ना, कंफर्म नहीं है. आगे अगर हम बात करें तो 1330 जो डेट ऑफ बर्थ बन रही है वो है 6 years आफ्टर वाइक्लिफ एंड 10 years बिफोर चौसर, क्योंकि ये जो है ये तमाम 14th सेंचुरी के ना, वाइक्लिफ भी 14th सेंचुरी का है और चौसर भी 14th सेंचुरी का है. तो फिर उन्होंने उसका कंपैरिजन किया है लैंगलैंड का कि 6 years जो है वो वाइक्लिफ के बाद और 10 years जो हैं वो चौसर से पहले लैंगलैंड जो थे वो थे या पैदा हुए थे. ठीक है ना. वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंगलैंड लाइफ एंड एजुकेशन. वही बात हो गई कि हमारे पास जो है बहुत कम एजुकेशन है रिगार्डिंग द लाइफ और वर्क्स ऑफ लैंगलैंड, या उनकी वो किस तरह से उन्होंने लाइफ गुजारी, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या वर्क्स थे या इन्फ्लुएंस क्या था, जो भी ये तमाम चीज़ों के से रिलेटेड जो है हमारे पास लैंगलैंड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है. अगर हम बात करें कि इनकी जो है वो फैमिली किस तरह की थी, तो ये जो है ये बिलोंग्स टू अ फार्मर क्लास. मींस कि ये इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा जो है वो अच्छी फैमिली से या इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टेबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ये फार्मर क्लास से बिलोंग करते थे. तो ये मींस के जिस तरह के एक नोबिलिटी होती है, जिस तरह से चौसर थे, ये इस तरह के नहीं थे, ये फार्मर क्लास से. मींस के आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ जो थी वो इनकी थी, या नॉर्मल से भी कुछ कम आप कह सकते हैं, क्योंकि फार्मर क्लास से बिलोंग करते हैं. और जो इनकी डेट ऑफ डेथ है वो भी हमारे पास कंफर्म नहीं है. डेट ऑफ डेथ भी है
कि पॉसिबिलिटी है आइदर 1385 और 1386, इसकी भी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये भी अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो या तो 1385 हो सकती है या फिर 1386 हो सकती है। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ भी इनकी अबाउट 330 है, 1330, और जो डेट ऑफ डेथ है वो भी 1385 है या 1386 है, इसमें कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करें लैंगलैंड के, तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास इनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो हम उसी से रिलेटेड जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन इनकी कहाँ कहाँ पॉसिबल है। एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री ऑफ मालवर्न हिल्स। मोनेस्ट्री होती है जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोनेस्ट्री हम लोग उस चीज़ को, जहाँ मोनेस्ट्री में ना जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉन्क्स का मैंने आपको बताया है, तो मॉन्क्स और नन्स जो होती हैं जो कि आप मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में होते हैं, और वो लाइफ की लग्जरीज़ को छोड़ के और सिर्फ जो है वो चर्च में सर्व करते हैं और वहीं पे लाइफ गुजारते हैं। तो इस तरह से मतलब रिलीजियस लाइफ उनकी गुजारते हैं। तो ये मोनेस्ट्री जो होती है उनके अंडर होती है, तो वो ही जो होते हैं वो मोनेस्ट्री में होते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने लैंगलैंड ने जो अपनी एजुकेशन रिसीव की थी वो मोनेस्ट्री में ही रिसीव की थी, और वो थी मेलबर्न हिल्स की मोनेस्ट्री। मीन्स के मेलबर्न हिल्स में जो मोनेस्ट्री थी वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल की थी। अब इन्होंने हाँ, मेलबर्न और लंदन ये जो हैं वो टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं ऑफ हिज लाइफ। मीन्स के आप कह सकते हैं कि जो लैंगलैंड की लाइफ की टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो एक तो मेलबर्न है एंड सेकंड, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मोनेस्ट्री में एजुकेशन हासिल की थी, और सेकंड जो है वो लंदन है। ठीक है। कंसिडर टू बी अ स्कॉलर एंड अ क्यूरियस लर्नर। अब हम इन्हें, क्योंकि हमें इनका प्रोफेशन तो इतना हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं एक स्कॉलर, मीन्स के एक लर्नर हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। एक स्कॉलर वही आप कह सकते हैं जैसे आप जिन्हें पढ़ने का शौक़ होता है, ये जो पढ़ रहे होते हैं, इन प्रोसेस होते हैं कोई चीज़ लर्न करने के, तो उन्हें हम स्कॉलर्स कह सकते हैं। ठीक है ना। और क्यूरियस लर्नर का मतलब ये होगा यहाँ पे कि वो हर चीज़ के बारे में क्यूरियस थे, हर चीज़ के बारे में उन्हें इंटरेस्ट था। कोई भी नई चीज़ देख के उसके लिए वो क्यूरियस थे, उसे जानने के लिए, उसके प्रोसेस को समझने के लिए वो कोशिश करते थे। नॉट अ स्टडी स्टूडेंट, मीन्स के वो जो थे वो स्कॉलर भी थे, वो लर्नर भी थे, लेकिन वो जो है वो एक स्टडी स्टूडेंट नहीं थे। मीन्स कि वो एक वही बात होगी ना कि क्यूरियस जो बंदा होता है ना, उसको जब कोई नई चीज़ नज़र आती है तो वो अपना पहला काम छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ फ़ौरन चला जाता है कि मैं ये देखूँ ये क्या चीज़ है, और उसको वो काम करते हुए कोई और नई चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करेगी, उसको इंटरेस्ट करेगी, तो वो उसको छोड़ के भी वहाँ चला जाएगा। तो यही बात थी इनके साथ कि ये जो थे ये स्टडी स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि ये क्यूरियस लर्नर थे। तो मीन्स जब पढ़ाई के दौरान भी या जब कोई चीज़ सीख रहे होते थे, तभी जब इन्हें कोई नई चीज़ में इंटरेस्ट आता था या इनकी कोई अटेंशन वहाँ जाती थी, तो फिर ये वो चीज़ छोड़ के नई चीज़ की तरफ चले जाते थे। He depicted himself as a student of French, Italian and classics in his work। जो इनके अपने वर्क हमें मिले हैं लैंगलैंड के, उन वर्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने खुद अपने आप को डिपिक्ट किया है, और इन्होंने अपने आप को डिपिक्ट किया है एज अ स्टूडेंट। इन्होंने अपने आप को एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया है, डिपिक्ट किया है अपने ही वर्क्स में जो कि हमें लैंगलैंड के मिले हैं। और स्टूडेंट किस चीज़ के? फ्रेंच के, इटालियन के और क्लासिक्स के। ये तीन चीज़ें हैं जिसका स्टूडेंट उन्होंने अपने आप को जो है वो डिपिक्ट किया है लैंगलैंड ने, और वो भी अपने ही वर्क्स में उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह से एज अ स्टूडेंट डिपिक्ट किया है, फ्रेंच का, इटालियन का एंड क्लासिक्स का। फैमिली के बारे में हमारे पास इनकी जो है लैंगलैंड की वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास बहुत कम है। तो वाइफ का नाम जो है वो इनकी कैथरीन था, डॉटर का नाम जो है वो इनकी डॉटर का नाम था निकोलेट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने विलियम लैंगलैंड को किस तरह से हमें पता चला कि विलियम लैंगलैंड कौन थे, या हमें किस तरह से पता चलता है कि विलियम लैंगलैंड क्या करते थे। तो जो हमें इनके वर्क्स मिले हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्होंने अपने आप को डिपिक्ट किया था एज अ स्टूडेंट ऑफ फ्रेंच, इटालियन एंड क्लासिक्स, वो भी हमारे इनके वर्क से हमें पता चला है कि इन्होंने अपने आप को ऐसे डिपिक्ट किया है। तो यहाँ पे भी यही है कि विलियम लैंगलैंड में रिप्रेजेंट किया है अपने आप को एज अ बेगर। और ये भी हमें कहाँ से पता चला? ये भी हमें पता चला है इनके अपने वर्क्स से। इन्होंने अपने वर्क्स में ही अपने आप को एज अ बेगर रिप्रेजेंट किया है, जो कि जाता है लोगों के घर, वहाँ पे उनसे आर्म्स लेता है, मीन्स के चंदा खैरात मांगता है, और फिर उनको कुछ जो चीज़ें हैं, जो इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, आई थिंक वो पढ़ के सुनाता है, या कुछ जो है वो पोइम्स जो हैं वो पढ़ के सुनाता है। दैट इज़, मुझे इस बारे में क्लियरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना। वेल अवेयर ऑफ लॉ, कोर्ट्स एंड लीगल टर्मिनोलॉजीज़। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने एजुकेशन जो ली थी वो मोनेस्ट्री से ली थी। मोनेस्ट्री में वहाँ मॉक्स से और नन्स से इनकी एजुकेशन हुई है, लेकिन इन्होंने अपने वर्क्स में ही ये शो किया है कि इनको ज़ाहिर बात है वर्क्स पढ़ के हमें भी इस चीज़ का आइडिया हो गया जब हमने इनकी राइटिंग पढ़ी है कि इनको जो है वो लॉ कोड्स और लीगल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो है वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी। ये वेल अवेयर थे अबाउट या रिगार्डिंग लॉ कोड्स एंड हाउ दे वर्क एंड लीगल टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि लॉ कोड्स और लीगल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा अवेयरेंस थी। अगर हम इनके नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं तो जो इनका मोस्ट फेमस वर्क है वो पियर्स द प्लोमैन है। इसके अंदर क्या है, पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन जो है वो रिटन कब हुआ था, राइट कब किया गया था, ये 1379 में राइट किया गया था। ये एक एलेगोरिकल पोइम है, अनराइम्ड है एंड अल्टरनेटिव वर्सेस है। पियर्स जो है वो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट मैन है और एक ड्रीम विजन है, सोशल सटायर है। ड्रीम विजन मतलब आप कह सकते हैं कि इन्होंने ये ड्रीम में देखा था, और सोशल सटायर का आपको पता है कि ये क्या है, ये इन्होंने सोसाइटी के ऊपर एक सटायर की है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अब आपने जो याद करनी है। पियर्स द प्लोमैन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि ये कब लिखी गई, तो 1379 में लिखी गई थी। राइटर आपको पता है लैंगलैंड है। एलेगोरिकल पोइम है, ये पोइम है एलेगोरिकल पोइम, अनराइम्ड है और अल्टरनेटिव वर्सेस हैं। पियर्स हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट मैन को कहा है, एक ड्रीम विजन है, और ये क्या है, ये एक सोशल सटायर है। तो आपको ये चीज़ें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है, नंबर 1 कि ये एक एलेगोरिकल पोइम है, नंबर 2 अनराइम्ड अल्टरनेटिव वर्सेस, नंबर 3 कि ये एक ड्रीम विजन है, और नंबर 4 एक सोशल सटायर है। ये पियर्स एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट मैन है, ये तो आपको पता है, और राइट किसने की है, विलियम लैंगलैंड ने। अच्छा, अब विजन में क्या है, मैंने आपको बताया कि ड्रीम विजन है, तो इसके अंदर क्या है विजन के, तो विजन से मतलब ये है कि इन्हें एक ड्रीम आया, जो इन्होंने एक ड्रीम देखा था, और उस ड्रीम को जब इन्होंने दोबारा रिप्रेजेंट किया है, इसको लोगों को बताया, तो वो उन्होंने फिर एक पोइम की शेप में लोगों तक बात पहुंचाई, उसे सोशल सटायर में भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। मीन्स के आप कह सकते हैं कि जो मैंने आपको एक चीज़ बताया ना कि ड्रीम विजन, तो ड्रीम विजन का मतलब ये कि ड्रीम आया था और उस ड्रीम को इन्होंने फिर जब पोइम की शेप में किया आगे, तो वो जो इनकी पोइम बनी उसको उन्होंने नाम दिया पियर्स द प्लोमैन। ठीक है, अब आपको इसकी समरी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसकी समरी पढ़ लें इस पोइम की, एलेगोरिकल पोइम की, तो आपको जो है वो ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि क्या चीज़ है और किस बारे में है। ठीक है, मैं क्योंकि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ रिगार्डिंग लैंगलैंड, तो इसमें मैंने इसलिए इतने ज़्यादा जो है वो इसकी जो वो है डिटेल नहीं बताई, लेकिन ये बहुत फेमस वर्क है, और अगर आप लोग चाह रहे हैं, बल्कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसकी डिटेल थोड़ी सी खुद पढ़ लें। विजन ऑफ सिंपल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ, इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने क्या विजन दिया था, इन्होंने हमें दिया था सिंपल क्रिश्चियन लाइफ का विजन दिया था। ठीक है ना, ड्रीम विजन, जो इन्होंने ड्रीम देखा था, वो इन्होंने एक सिंपल क्रिश्चियन लाइफ का इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट्स 14th century as a failure to provide an ideal society to live according to Christian religion। वही बात आ गई जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 14th सोसाइटी को उन्होंने फेलियर जो है वो जो कह सकते हैं आपके कहा था कि ये फेलियर है 14th सोसाइटी, जो 14th सेंचुरी है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये प्रोवाइड करने के काबिल नहीं है एक आइडियल सोसाइटी जिसके अंदर हम लोग क्रिश्चियन रिलीजन से रिगार्डिंग जो है वो लोग जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सकें। ठीक है, अब उनका तो विजन जो था वो यही था सिंपल क्रिश्चियन लाइफ का, लेकिन उन्होंने जब देखा, उन्हें एहसास हुआ कि जो 14th सेंचुरी है ये जो है फेलियर है, क्योंकि ये जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है एक आइडियल सोसाइटी जिसके अकॉर्डिंग लाइफ गुजारी जा सके क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा यानी कि उस 14th सेंचुरी के जो लोग थे उनको इस तरह का माहौल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। इसलिए लैंगलैंड ने 14th सोसाइटी को फेलियर करार दिया था, 14th सेंचुरी को फेलियर करार दिया था। इनकी जो थी लैंगलैंड की जो अप्रोच थी, मींस का इनका जो स्टाइल था वो था रिबेलियस। ठीक है ना, ये क्या करते थे, इन्होंने रिबेलियस मींस की जारी बात है उन्होंने उस एज को, उस सेंचुरी को ही फेलियर बता दिया। तो इसका मतलब है कि उस टाइम जो लोग आप कह सकते हैं कि जो हुकूमत कर रहे थे उन्होंने उसके अगेंस्ट ही जा रहे होंगे, तभी तो उन्होंने उसे फेलियर करार दिया। अब क्या था, इनकी रिबेलियस अप्रोच थी, और ये क्या कर रहे थे, या इनकरेज कर रहे थे पीजेंट्स को, मींस के आप कह सकते हैं जो किसान थे, जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको कि वो रिवोल्ट कर दें। और उन्होंने मतलब रिवोल्ट, जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ है 1381 में, उसमें भी लैंगलैंड ने पीजेंट्स को इनकरेज किया था कि वो जो है वो बगावत करें।
जो गरीब लोग थे उनको ये इनकरेज कर रहे थे अपनी राइटिंग से और वट एवर जो भी इनके पास अप्रोचेस थी या जो भी ये मेथड जो है वो यूज़ कर रहे थे कि वो जो हैं वो रिवोल्ट करें, वो बगावत कर दें और मींस के वो बोलें, वो अपने हक़ के लिए बोलें। ठीक है, तो जो पीसेंट रिवोल्ट हुआ था उसमें ये जो थे ये इनकरेज कर रहे थे लोगों को कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, और 1381 में ये पीसेंट रिवोल्ट हुआ था। ये चीज़ याद रखनी है कि पीसेंट रिवोल्ट जो है वो कब हुआ है, पीसेंट रिवोल्ट हुआ है 1381 में। ठीक है, और सफरिंग्स ऑफ पुअर मींस के सफरिंग्स ऑफ पुअर जो है आप कह सकते हैं कि लोगों की जो मैंने वही बात अभी आपको पहले भी और बताया है कि ये जो है जिस सोसाइटी में ये रह रहे थे ये उस सोसाइटी से जो है आपके सेटिस्फाइड नहीं थे, ये उस सोसाइटी को फेलियर कंसीडर कर रहे थे, ये उस सेंचुरी को फेलियर कंसीडर कर रहे थे, जो लोग इसके ऊपर हुकूमत कर रहे थे उस चीज़ को फेलियर कंसीडर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सब जो आप कह सकते हैं गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, जो लो क्लास के जिनका लो स्टेटस होता है उन लोगों को एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के काबिल नहीं थी जिसमें वो अपने रिलीजन के रिगार्डिंग जो है वो लाइफ इजीली गुजार सकें कंफर्टेबल तरीके से। तो इसलिए ये सफरिंग्स ऑफ पुअर इन्होंने शो की थी। ये जो थे रिबेलियस अप्रोच रखते थे, इन्होंने इनकरेज किया था जो आप कह सकते हैं किसान थे उन्हें, जो लोग लो सोशल स्टेटस रखते थे उन लोगों को कि वो जो हैं वो पीजेंट रिवोल्ट का साथ दें या वो उसमें हिस्सा लें। और पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था? वो हुआ था 1381 में। एक साल पहले या कुछ अर्सा पहले, या यहाँ पे एक साल ही मेंशन है लेकिन वो भी बात है कि कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले अपनी डेथ से इन्होंने एक कंपोज की थी पोइम जो कि इनकी लास्ट पोइम थी और उसका नाम है रिचर्ड द रेडलेस। ठीक है, रिचर्ड द रेडलेस। ये भी आपने याद रखनी है कि इन्होंने अपनी डेथ से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन साल पहले, एक अपनी जो है वो लास्ट पोइम कंपोज की थी और उस पोइम का नाम है रिचर्ड द रेडलेस। ठीक, लैंग्वेज ऑफ लैंगलैंड की बात करें तो इन्होंने क्या यूज़ किया था? ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ इंग्लिश की स्पेलिंग मुझसे सॉरी मिस्टेक हो गई है तो वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ओ यूज़ की थी इन्होंने ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो थी इन्होंने वो यूज़ की थी। बिकॉज इट सपोर्ट्स इज मॉरल एंड पॉलिटिकल पर्पसेस। क्यों इन्होंने ओल्ड इंग्लिश इसलिए यूज़ की थी कि वो जो थी वो सपोर्ट करती थी इनके मॉरल और पॉलिटिकल पर्पसेस को। ओल्ड वर्ड्स वॉज क्लोज टू द सोइल ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ये जो थे आपको एक मैं आप कह सकते हैं कि एक जो अपने ट्रेडिशंस से, अपनी कंट्री से, जिस इलाके में रहते थे उसके साथ आप कह सकते हैं लॉयल थे, उसके साथ वफादार थे, उससे मोहब्बत करते थे। तो अपनी वो चीज़ दिखाने के लिए, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, अपने लव शो करने के लिए अपने लैंड के साथ, अपने कंट्री के साथ इन्होंने ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया था। और वो इसलिए भी यूज़ किया था कि वो सपोर्ट कर रही थी इनके मॉरल और पॉलिटिकल जो इनके पर्पसेस थे उसको फुलफ़िल कर रही थी, क्योंकि ये शो करना चाहते थे लोगों को कि ये अपने आप कह सकते हैं कंट्री के साथ, अपनी आप ट्रेडिशंस के साथ, कस्टम्स के साथ कितने लॉयल हैं। इसलिए ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स ये यूज़ की इन्होंने अपनी राइटिंग्स में। और वो रिप्रेजेंट करती है ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स इनकी नेशनलिज्म एंड प्रिमिटिव वर्चूज़। वही बात होगी कि मैंने आपको कहा कि नेशनलिज्म उनका लव उनकी कंट्री के लिए, उनके लैंड के लिए, उनके कस्टम्स के साथ, और उनके जो वर्चूज़ थे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। उनके जो मॉरल और पॉलिटिकल जो पर्पसेस थे उसको फुलफिल कर रही थी। तो जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की वो थी ओल्ड इंग्लिश। Before it ends, witnessed a lot of change in English language। जाहिर सी बात है ओल्ड इंग्लिश से इंग्लिश चेंज हुई थी। फ्रेंच और लैटिन का जो हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस अगर हम देख रहे हैं तो 14th सेंचुरी में, अपना 14th सेंचुरी एंड होने से पहले ही लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई थी। ठीक है, All big writers like Langland and Chaucer use language packed with French words। वही बात है कि पहले फ्रेंच होती थी तो वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि चौसर और जो लैंगलैंड थे वो लैंग्वेज यूज़ करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते थे आप कह सकते हैं फ्रेंच के। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसे यूज़ करते थे जैसे अगर हम लोग अक्सर बोल रहे होते हैं तो हम इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं तो हम उर्दू के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो लोग जब चौसर और लैंगलैंड का टाइम था तो वो लोग जब यूज़ करते थे लैंग्वेज, तो कोई भी वो लैंग्वेज यूज़ करते थे लेकिन उसमें फ्रेंच वर्ड्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। और लैंगलैंड ने तो बहुत ज़्यादा कोटेशंस भी यूज़ की हैं जो फ्रेंच की हैं और लैटिन की हैं। और उसके वर्क में मतलब अपने वर्क में जब वो कोई चीज़ कोट करते थे या कोई चीज़, अक्सर हम लोगों ने जब कोई रेफरेंस देना होता है, कोई चीज़ कोट करनी होती है तो हम भी तो दूसरे लोगों के कोटेशंस देते हैं। तो इसी तरह लैंगलैंड ने भी अपने वर्क में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोटेशंस यूज़ की हैं जो कि किस लैंग्वेज की थी, या फ्रेंच की थी या लैटिन की थी। मीन्स के इनके लैंगलैंड की जो वर्क्स थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं फ्रेंच नहीं थी बल्कि लैटिन की भी बहुत ज़्यादा कोटेशंस मौजूद हैं।
He used dialect which is a mixture of East Midland, Midland and of South. ठीक है, अब जो ये डायलैक्ट आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हुई हूँ, आप लोगों को उसका आइडिया है। तो जो डायलैक्ट ये अपनी राइटिंग में यूज़ करते थे, जब ये राइट कर रहे होते थे, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो था मिक्सचर 3 जगहों का, एक मिडलैंड का और मिडलैंड एंड ऑफ साउथ 2 जगह का था। एक ईस्ट मिडलैंड का था, फिर मिडलैंड का था, नहीं थर्ड है, 3 चीज़ें हैं। एक ईस्ट मिडलैंड का था डायलैक्ट, और एक मिडलैंड का था, और थर्ड जो है वो साउथ का था। तो ये 3 जो हैं वो डायलैक्ट्स का मिक्सचर था, जो कि इनकी लैंग्वेज में जो कि इनकी राइटिंग में हमें मिलता है। और जो इनकी लैंग्वेज थी उसके अंदर वर्क्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोटेशंस हैं और फ्रेंच एंड लैटिन। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो पैक थी, मीन्स के आप कह सकते हैं भरी हुई थी विद द फ्रेंच वर्ड्स। अब आई होप कि आपके लिए जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग 14th सेंचुरी, चाहे वो चौसर से रिगार्डिंग है, चाहे वो चर्च से रिलेटेड है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल, अगर हम बात कर रहे हैं कि सोशल लाइफ किस तरह की थी उससे रिलेटेड है, या लिटरली जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उससे रिलेटेड है, तो आप वो अटैम्प्ट करने के जो हैं वो काबिल होंगे। अब आपने नेक्स्ट जो आपकी वेकेशन आ रही हैं उसके अंदर काम ये करना है बेटा कि आपने इन तमाम जितने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अपनी अलग अलग असाइनमेंट जो है वो आपने क्रिएट करनी है, और वो आप मुझे ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो सबमिट करवाएंगे। और आपके सेशनल मार्क्स ये जो असाइनमेंट्स हैं इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो काइंडली ये आप ठीक तरह से बनाएंगे। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।